मेरा टैलेंट मेरी पहचान, माई टैलेंट माई आइडेंटिटी यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं रोहित कुमार द्वारा विरचित कहानी आखिर वो है कौन, भाग 1। इस कहानी की सभी घटनाएं काल्पनिक हैं, अतः इसे सत्य समझना आपके ऊपर निर्भर करता है। लेखक ने इसे अपने दिमाग से कल्पना कर बनाया है। यदि इस कहानी में कोई भी घटित घटनाएं आपके या आपके रिश्तेदारों, दोस्तों या परिवार के किसी भी प्रियजन या किसी दोस्त के प्रियजन से मिलती जुलती हैं, तो यह एक संयोग मात्र ही होगा। हमारा उद्देश्य किसी वस्तु, व्यक्ति, स्त्री या स्थान के नाम का उपहास करना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको मनोरंजन कराना है। यदि आप हमारे द्वारा लिखित और भी बहुत सारी नई नई कहानियां पाना और सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम और बढ़िया तरीके से कार्य कर पाएं। इसके अलावा अपने दोस्तों में भी शेयर करें और उनसे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने को कहें, ताकि वे भी हमारी नई नई कहानियां पा सकें और सुन सकें और अपने जीवन को मनोरंजित कर सकें। दुनिया में जब कोई जीता है तो उसके मन के गलियारों में अनगिनत ख्यालों की आंधियां चलने लगती हैं। जैसे ही कोई परेशानियों का पहाड़ सामने आता है, वो खुद से सवाल करता है, ये प्रॉब्लम क्यों आई है? सबसे ज्यादा मेरे को ही दुख क्यों मिलता है? क्यों लोग मुझे ही परेशान करने की कसम खाते हैं? भगवान को भी न जाने क्या क्या सूझती है कि सबसे ज्यादा परेशानियों की मार मुझे ही क्यों झेलनी पड़ती है? पता नहीं मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। क्या मेरी जिंदगी में कोई अनदेखा पाप छुपा है? कुछ लोग तो यहां तक परेशानियों के समंदर में डूब जाते हैं कि वो बोलने लगते हैं, शायद पिछले जन्म में मैंने बहुत बड़े बड़े पाप किए होंगे, जिनकी ये कठोर सजा मुझे मिली है। उनकी आंखों में दर्द के आंसू और दिल में हताशा की गहरी छाया होती है। लेकिन ठीक उसी भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनकी जिंदगी में तूफान आए या धूप खिले, वे अच्छे कर्म को, बुरे कर्म को, खुशियों को, गमों को, सबको एक माला में पिरोकर खुशी से जीना पसंद करते हैं। उनके चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान होती है, जैसे उन्होंने जिंदगी के हर रंग को अपना लिया हो। आज की जो कहानी है वो इन्हीं अनोखे लोगों की है, रहस्यमयी पन्नों पर लिखी गई एक ऐसी दास्तान जिसमें जीवन के उतार चढ़ाव हैं, संघर्ष की कहानियां हैं। मुझे नहीं पता कि लिखने वाले के मन में क्या चल रहा है, क्या वो कोई गहरा संदेश देना चाहता है, लेकिन कहानी लिखी जा रही है तो यकीनन समाज के लिए कुछ नया लेकर आई होगी। तो आइए आप इस कहानी को पढ़ें, अपने मन की गहराइयों में उतरें और फिर अपने दिल की आवाज सुनाएं। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या ये आपके मन को छू गई? क्या आपको इसमें कुछ खास दिखा? रात का गहरा सन्नाटा पूरे शहर पर छाया हुआ था, जैसे अंधेरी काली घटाएं आबादी ने पूरे आसमान को अपने मजबूत आगोश में जकड़ लिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज ने भी मोटा कंबल ओढ़ रखा हो और वो किसी गहरी नींद में सो रहा हो। उसकी मां उसे प्यार से समझा रही थी, बेटा अभी रात है, अब दूसरों की बारी है, तू अभी मत निकल, तेरा निकलना इस वक्त जरूरी नहीं है। जैसे वो सूरज को समझा रही हो कि अभी आराम का समय है। उधर बादल और वर्षा का अद्भुत प्रेम मिलन हो रहा था। झिमझिम झिमझिम बारिश की बूंदें धीरे धीरे जमीन पर गिर रही थीं, जैसे आकाश का प्यार पृथ्वी को मिल रहा हो। गलियों में एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे सभी लोग अपने घरों की गर्मी में सिमट जाना चाहते हों। बारिश ज्यादा होने से ठंड की लहरें और तेज हो गई थीं, लोगों को कपकपी सी लग रही थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो मजबूरी के मारे अभी भी अपने घरों को लौटने की जद्दोजहद में थे। मजदूर और किसान जो रात के 10-11 बजे की इस ठंडी बारिश में भी अपने काम से लौट रहे थे,
उन्हें रास्ते में भरा हुआ पानी रोक रहा था। पानी का वो अपार भराव ऐसा था कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कहां रोड है और कहां पानी। अनिश्चितता की धुंध उनके कदमों को धीमा कर रही थी। धीरे धीरे लोग किसी तरह पानी से ऊब चूब करते हुए अपने घरों तक पहुंचने लगे। जैसे ही कोई अपने घर में घुसता, अपने गीले कपड़े उतारकर नए या धुले हुए कपड़ों में बदल लेता। ठंड से बचने के लिए हर किसी ने अपने तरीके अपनाए हुए थे। कोई चूल्हे की आग ताप रहा था तो कोई मोटी रजाई में घुसकर दुबक गया था। गरम चाय की चुस्कियां भी कुछ लोगों को आराम दे रही थीं। वहीं कुछ जिगर वाले लोग थे जिन्होंने बरसात की इस रात को एंजॉय करने का फैसला किया था। कोई अपना रेनकोट पहने रात में घूमने निकल पड़ा था, जैसे वो बारिश के रोमांच को जीना चाहता हो। और छगन शराबी, वो तो अपना रेनकोट पहने मूंछों पर ताव देता हुआ चल रहा था। वो गुनगुना रहा था, अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। उसकी आवाज गलियों में गूंज रही थी, जैसे वो इस बरसाती रात को अपने अंदाज में जी रहा हो। उसकी हंसी और गीत बारिश की झिमझिम धुन के साथ मिलकर एक अनोखा संगीत बना रहे थे। वह आदमी बेसुरी सी धुन में गाना गाता जा रहा था, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि मोहम्मद रफी पुरस्कार इस बार उसके नाम ही लिखा है। उसकी आवाज में एक अनोखी मस्ती थी, शराब के नशे में डूबी हुई एक अजीब सी दीवानगी। थोड़ी देर बाद उसने अचानक कुछ परछाई सी महसूस की। बरगद के विशाल पेड़ के पीछे उसने एक स्त्री की धुंधली सी छाया देखी और एकाएक उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने देखा एक स्त्री डरी सहमी सिसकती हुई वहां खड़ी थी। उसे एक अजीब सा डर सताने लगा। कहीं ये कोई चुड़ैल तो नहीं है? कहीं आज उसका काम तमाम ना कर दे। उसने अपनी फर्राटेदार थोड़ी लड़खड़ाती आवाज में कहा, अरे कौन है उधर छोकरी? रात के समय स्त्रियों का बाहर निकलना मना है। रात को शराबी निकलते हैं, हम जैसे लोग निकलते हैं। तू बारिश में भीगने की कसम खा बैठी है क्या? तेरा कोई होश हवास नहीं है जो तुझे अपने घर में बिठा सके। स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोश खड़ी रही। अब तो उस नशेड़ी को पूरा यकीन हो चला था कि यह स्त्री जरूर कोई चुड़ैल है। वह धीरे से और करीब बढ़ा। तभी उस स्त्री ने उसकी तरफ देखा और अपना सिर झुका लिया। नशे में धुत आदमी कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। अचानक उसने कहा, मरना तो एक दिन सबको है, क्यों ना जाकर देखा जाए। वह अपने लड़खड़ाते कदमों से बारिश में ऊब चूब करता हुआ उस स्त्री की तरफ बढ़ने लगा। स्त्री उसे देखकर पीछे हटने लगी। सामने नदी बह रही थी, पानी की कल कल करती धारा जैसे कोई खतरनाक चेतावनी दे रही हो। खबरदार, पीछे मत आना, पीछे मौत तुम्हारी इंतजार में है। स्त्री बहुत परेशान हो गई थी। धीरे धीरे वो नदी की तरफ बढ़ती जा रही थी। एकदम से उसके पैर जमीन पर जम गए। दोनों तरफ मौत जैसे उसका इंतजार कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए तो जाए कहां। उसने अपने मन में सोचा, अगर ये नशेड़ी मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा तो मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी, और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो इससे कोई मदद मांग ही लूंगी। ये शराबी भला मेरी क्या मदद कर पाएगा? लेकिन आशा में एक अजीब सी ताकत होती है, प्रतीक्षा में एक अनजान शक्ति छुपी होती है। थोड़ी देर के बाद छगन शराबी उसके बिल्कुल पास आ खड़ा हुआ। उसने उस स्त्री को कातर दृष्टि से देखा और बोला, क्यों बे छोकरी, रात में निकलने की कसम खा रखी है क्या? कहीं तेरे को कुछ हो जाए तो कौन जवाब दे? तुम स्त्रियों का भी ना कोई भरोसा नहीं है। कब कहां आठ आपको, मुझे डरा ही दिया था। अच्छा, सच सच एक बात बता, तू धंधा तो नहीं करती है? यदि करती है तो आज की रात मेरे साथ। स्त्री ने
कुछ नहीं कहा। वह उसके आंखों की तरफ देखे जा रही थी। उसे लगने लगा जैसे अब इसकी आंखें मुझे फाड़ खाएंगी। तभी उसने डरते हुए कहा, भैया, मैं कोई धंधा वगैरह नहीं करती। मैं तो आफत की मारी हूं। मुझ दुखियारन को अपना हवस का शिकार बनाते। तुम्हें शर्म नहीं आती? शराबी ने जैसे थोड़ा सजग होकर कहा। क्या कहा? क्या तकलीफ आई है तेरे ऊपर? तेरा मर्द तुझे छोड़कर कहीं बाहर चला गया है क्या? स्त्री ने अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाया और धीरे से सिर को हिला दिया। शराबी ने कहा, देखिए, यहां ऐसा नहीं चलता। रात को सब लोग अपने अपने घर ठंड से बचने के लिए कोई ना कोई इंतजाम किए बैठे हैं, और तेरे पास तो कोई रेनकोट भी नहीं है जो पाता तू उसे पहनकर बारिश में एंजॉय कर सके। सच सच बता, क्या तू भी मेरी तरह एंजॉय करने आई है? यदि हां तो चल, 2-2 पैक पिएंगे दारू। पीती है या नहीं? स्त्री ने सिर हिलाकर कहा, जी नहीं। शराबी ने इससे ज्यादा और कुछ न कहा और अपनी धुन में मचलता हुआ उधर से चला गया। थोड़ी देर के बाद पानी की एक पतली सी धारा जो सड़क के इस पार से उस पार ढालू की तरफ जा रही थी, उसने कच्ची सड़क पर एक छोटी नाली नुमा बना रखी थी। शराबी अपनी मस्ती में झूमता चला जा रहा था। तभी अचानक उसका पैर फिसला और वह उसी धारा में जा गिरा, और तभी अचानक उठकर देखा उसका पूरा शरीर गंदा हो चुका था। उसने कहा, हे भगवान, यह आफत कहां से आ गई? कहां राजकुमार का रोल अदा करने जा रहा था, कहां नाली साफ करने वाले सफाई कर्मी का रोल अदा करना पड़ रहा है। स्त्री ने उसकी तरफ देखा तो पहले उसे दया आई और अचानक वह धीरे से मुस्कुरा दी, लेकिन उसके मुस्कुराहट में, उसकी मुस्कान में कितना दर्द छुपा था, यह बात किसी को भी मालूम न थी। वह लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ी, जैसे रात के अंधेरे में वह अनजाने गलियों में भटक रही हो। उसके चेहरे पर एक उदासी की छाया थी, जैसे वह अपने किसी खोए हुए प्रिय को ढूंढ रही हो, लेकिन उसे कोई नहीं मिल रहा था। वह एक घर के चबूतरे पर जा बैठी। उसके आसपास सन्नाटा पसरा था। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे और बारिश की वजह से कीड़े मकोड़े और मेंढक जोर जोर से कर्कश आवाजें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे सब उसकी असफलताओं पर हंस रहे हों, उसकी हर उदासी पर मुस्कुरा रहे हों और अपनी अजीब सी खुशी मना रहे हों। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसके आंसुओं को देखने वाला, उसे चुप कराने वाला कोई नहीं था। रोते रोते कब सुबह हो गई, उसे पता ही नहीं चला। उसकी वह रात जैसे एक लंबी और दर्द भरी दास्तान बन गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे 10 सालों की एक ही रात बीत गई हो। हर एक सेकंड एक महीने जैसा भारी लग रहा था। यह तीसरा दिन था और तीसरे दिन भी उसे खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिला था। लोग अपने अपने कामों में मस्त थे, अपनी खुशियों में झूम रहे थे। सुबह के करीब 5 बजे मंदिरों में आरती शुरू हो गई। मस्जिदों से अजान की आवाजें आने लगीं, जैसे उसकी उदासी भरी तंद्रा को तोड़ रही हों। गिरजाघरों में भी अपने तरीके से प्रार्थनाएं हो रही थीं। वह अपने मन में सोच रही थी, ये लोग कितने खुश हैं। हमारी खुशियों पर जैसे पानी फिर गया है। हमारे दर्द और गमों पर लोग कितनी आसानी से हंसते मुस्कुराते हैं। शायद मैंने पिछले जन्म में कुछ ऐसे पाप किए हैं जिसकी ये सजा मुझे मिल रही है। तुम कितने अच्छे थे। काश मेरे परिवार ने तुम्हें समझा होता। काश उन्होंने तुम्हारे दिल की नरमी को महसूस किया होता। वो अपने मन में सोच रही थी, पापा ने कितनी जल्दी और कठोरता से कह दिया था, तुम्हारी औकात क्या है? तुम तो मेरी बेटी के कपड़ों का भी खर्चा नहीं उठा सकते।
फिर तुम उसकी सारी जिंदगी का सारा खर्चा कैसे उठा सकते हो? देखिए होतेंगे। उनके शब्दों में एक अजीब सा तिरस्कार था, जैसे वो उस लड़के की हैसियत को बहुत ही कम आंक रहे थे। वो याद कर रही थी पापा की वो शर्त, यदि तुम्हें मेरी बेटी के साथ शादी करनी है तो तुम बहुत ज्यादा पैसे कमा कर दिखाओ, और इतना ज्यादा पैसे कमाओ कि हम तुम्हारे नौकर बनने के भी लायक ना रहे, तभी हम कुछ सोच सकते हैं। उनके लहजे में एक ठंडी सी गणना थी, जैसे पैसे ही सब कुछ तय कर रहे हों। उसके मन में लड़के की तस्वीर उभर आई, उसका सरल चेहरा, उसकी प्यारी मुस्कान। वो सोच रही थी, क्या पापा की ये बातें उसे तोड़ देंगी? क्या वो लड़का इस चुनौती को पार कर पाएगा? क्या प्यार के लिए पैसे ही सबसे बड़ा पैमाना है? उसके दिल में एक अजीब सी उदासी और चिंता थी। वो याद कर रही थी लड़के के साथ बिताए पल, उसकी बातें, उसकी आंखें। क्या सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाएगा? उसके मन में एक अनजाना सा डर था, एक ऐसी अनिश्चितता जो उसे बेचैन कर रही थी। वो सोच रही थी, आगे क्या होगा? वो अपने मन में गहराई से सोच रही थी, उसने मुझसे कितना प्यारा वादा किया था, गत 1 वर्ष में ही तुम्हारे पापा के घर इतना पैसा कमा कर आऊंगा। उसी घर में आऊंगा जहां मेरे पापा हैं, जहां मेरी जिंदगी का फैसला होना है। उस घर का ख्याल आते ही उसके दिल में एक मिश्रित भावना थी। वो याद कर रही थी उस पल को जब उसने मुझसे ये बात कही थी। उसने बड़े उत्साह से कहा था, मैं अगले 1 साल में इतना कमा लूंगा कि तुम्हारे पापा की सारी शर्तें पूरी हो जाएंगी। मैं तुम्हारे घर जाऊंगा, तुम्हारे पापा के सामने खड़ा होऊंगा। उसके शब्दों में एक दृढ़ निश्चय था, एक ऐसा निश्चय जो उसके सपनों को साकार करना चाहता था। उसने कहा था, मैं तुम्हारे पापा को दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। उसके लहजे में एक आत्मविश्वास था, एक ऐसा आत्मविश्वास जो मुश्किलों का सामना करने को तैयार था। उसके पापा का वो घर, जहां उसकी जिंदगी का भविष्य तय होना था। पापा ने शर्त रखी थी, इतना पैसा कमा कर लाओ कि हम तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाएं। वो सोच रही थी, क्या वो लड़का इस चुनौती को पार कर पाएगा? क्या वो सचमुच इतना कमा पाएगा? उसके मन में एक उम्मीद थी, एक ऐसी उम्मीद जो उसे लड़के के लिए और भी प्यार महसूस करा रही थी। वो रोती बिलखती अपने आप में खोई हुई थी कि तभी अचानक एक बुढ़िया ने जोर जोर से खांसकर उसकी तंद्रा भंग कर दी। वह चौंक पड़ी, देखा पीछे एक बुढ़िया खड़ी है। उसके हाथ में एक तसला है जिसमें गोबर भरा हुआ है। वह घूर पर गोबर डालने जा रही थी। इस स्त्री को देखकर वह रुक गई। हाय रैम, कितनी सुंदर है ये। फिर यह रो क्यों रही है? पहले तो मैंने इसे इस गांव में कभी ना देखा, जरा पूछूं तो इसे क्या हुआ है। इसी वजह से बुढ़िया ने खांसा था ताकि लड़की की तंद्रा भंग हो जाए और वह उसकी तरफ देखे। बुढ़िया उसे देख रही थी। उसकी आंखों में एक जिज्ञासा थी, एक ऐसी जिज्ञासा जो उस लड़की की उदासी को समझना चाहती थी। लड़की ने बुढ़िया की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक दर्द था, एक ऐसा दर्द जो शायद शब्दों में बयां ना हो पाए। बुढ़िया ने फिर से धीरे से कहा, बेटी क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? वह सुंदर लड़की चुप रही, उदास मन से वहां से जाने को तैयार हुई। सड़क पर पानी भरा हुआ था जो नालियों से होते हुए पोखरों में जमा हो गया था। वहां एक गीला और चिपचिपा कीचड़ फैला था। कच्ची सड़कें जगह जगह से धंस गई थीं। कहीं कहीं तो वे इतनी चिकनी हो गई थीं जैसे किसी ने वहां दूध गिरा दिया हो। वह उन सड़कों को देखती हुई आगे बढ़ने लगी। तभी बूढ़ी औरत ने गोबर वाला तसला नीचे रखा और पैब बांधी लड़की का हाथ पकड़कर कहा,
क्या हुआ, मुझे बताओ। एक औरत ही दूसरी औरत के दर्द को समझ सकती है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है या कोई परेशानी है तो हमसे कहो, हम पूरी मदद करेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे दरवाजे पर आया कोई मेहमान बिना बात किए, बिना समस्या का हल निकाले वापस चला जाए। यह सुनकर वह भावुक हो उठी। उस स्त्री को बूढ़ी औरत में अपनी मां जैसी छवि दिखाई दे रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी भावना जागी, जैसे उसे किसी अपने की याद आ गई हो। बूढ़ी औरत की आंखों में ममता थी, जिससे वह सहज महसूस करने लगी। वह सोचने लगी, क्या इस औरत को अपने दिल की बात कहूं? क्या ये मेरी बात सुनेंगी और समझेंगी? उसके मन में उम्मीद की एक किरण जगी। बूढ़ी औरत ने फिर कहा, बेटी बताओ क्या परेशानी है, हम तुम्हारी मदद के लिए यहां हैं। लड़की संकोच के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इनसे कुछ कहे या नहीं। उसके मन में तर्क वितर्क चल रहे थे। वह भाव शून्य होकर वहीं खड़ी हो गई। उसके हाथ पैरों में एक अजीब सी कपकपी दौड़ रही थी। उसका दुर्बल शरीर और कमजोर हाथ पैर उसे ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रख सकते थे। आज तीसरा दिन था, उसे कुछ भी नहीं मिला था। बूढ़ी औरत ने उसके भावों को ताड़ लिया और कहा, मुझे लगता है तुम किसी बहुत बड़ी परेशानी से जूझ रही हो। परेशान मत हो बेटी, मेरे घर चलो, इसे अपना ही घर समझो। लेकिन लड़की मानने को तैयार नहीं हुई। उसने बूढ़ी औरत को तसल्ली देते हुए कहा, नहीं मां जी, मैं अभी आपके घर नहीं जाऊंगी। अगर भगवान ने मुझे दर दर भटकने के लिए ही बनाया है तो कोई बात नहीं, मैं दर दर भटक लूंगी, ठोकरें खा लूंगी, लेकिन जबरदस्ती भगवान का लिखा नहीं बदलूंगी। ये शब्द सुनकर बूढ़ी औरत जैसे अंदर से पिघल गई। वह इतनी परेशान हुई कि उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। उसका दिमाग चकराने लगा। हृदय में रक्त कोशिकाएं तेजी से रक्त प्रवाहित करने लगीं। बूढ़ी औरत का कलेजा जैसे मुंह में आ गया। वह भाव विभोर हो गई। सराबोर होकर बोली, बेटी एक बार और बोलो, अभी तुमने क्या कहा? लड़की ने फिर वही बात दोहराई। बूढ़ी औरत का दिल गदगद हो गया। वह अपने आप को बहुत खुशनुमा और अच्छा महसूस कर रही थी। उसके भगवान ने कोई संतान नहीं दी थी, फिर भी वह खुश थी। लेकिन आज उसकी ममता जाग उठी। आज वह अपनी ममता की चरम सीमा पर थी। अब वह उस लड़की को कहीं नहीं जाने देगी। उसके बारे में जानेगी, फिर उसे अपने घर में शरण देगी। उसे कोई काम नहीं करने देगी। उस दुखियारी आफत की मारी को अब वह किसी भी तरह की दिक्कत में नहीं देख सकती थी, क्योंकि उसने उसे मां कहा था और मां बेटी तो हमेशा एक दूसरे से मेल मिलाप करते हैं। बूढ़ी औरत अब अड़ गई और बोली, बेटी अब तो तुझे चलना ही होगा। नहीं चलना है तो कोई बात नहीं, कम से कम अपनी दिक्कत तो बताती जा। लड़की अब बड़े पसोपेश में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इसे क्या बताए और क्या नहीं। कुछ समय के बाद वह बोली, मां जी, मेरी दिक्कतों को जानकर आप क्या करेंगी? मैं देखती हूं आपके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं। आपने अपनी जिंदगी के कई मौसम देखे होंगे, लेकिन मुझ अभागिन जैसा मौसम शायद ही आपने कभी देखा होगा। लड़की के शब्दों में एक दर्द था, एक ऐसा दर्द जो उसके चेहरे पर भी झलक रहा था। बूढ़ी औरत ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा, बेटी तू नहीं जानती, जिंदगी ने हमें कितने रंग दिखाए हैं। हमने खुशियां देखी हैं, गम भी देखे हैं, लेकिन एक औरत का दिल दूसरे औरत के दर्द को समझ सकता है। तू बता क्या हुआ है, शायद हम तेरी कुछ मदद कर सकें। लड़की की आंखें फिर से भीगने लगीं। वह सोचने लगी कि क्या इस औरत को अपने दिल की बात कहे? क्या यह सचमुच उसकी मदद कर पाएगी? उसके मन में एक द्वंद्व चल रहा था। बूढ़ी औरत ने फिर कहा, बेटी डर मत, बता क्या परेशानी है। लड़की ने एक बार फिर हिचकिचाते हुए कहा, मां जी, मेरी कहानी लंबी है,
शायद आपको सुनने में भी मुश्किल होगी। लड़की कुछ सोच ही रही थी कि बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, देखो, पूरे गांव में चहल पहल हो रही है। लोग तुझे इस हालत में देखेंगे तो ना जाने क्या क्या बातें बनाते रहें। इसलिए तू यहां से सीधे मेरे घर चली चल। लड़की मजबूर हो गई। वह उस बूढ़ी औरत के साथ उसके घर चली गई। बूढ़ी औरत ने तत्परता से तसला उठाया और गोबर को घूर पर ऐसे फेंका जैसे जिंदगी के सारे दुखों को उसने आज छूमंतर कर दिया हो। वह लड़की के पास आकर बैठ गई। उसके पुराने कपड़े देखकर वह हैरान थी। चेहरे से जितनी सुंदर और नाजुक लगने वाली वह फूलों की कली थी, उसके ऊपर उससे कई गुने ज्यादा दुख और परेशानियां थीं। वह उस लड़की को लेकर सीधे अपने घर के आंगन में आ गई। देखा, घर पे सब्जी कटी रखी हुई है, आलू, प्याज, बैंगन और भी ना जाने कितनी प्रकार की सब्जियां कटी रखी हुई हैं। लड़की उसे देखकर काफी हल्का महसूस कर रही थी। उसने अपनी प्रॉब्लम्स कुछ इस तरह बताना शुरू किया। माँ जी, आज से ठीक 5 साल पहले की बात है और वहीं से मेरी परेशानियों का सिलसिला शुरू हुआ। एक समय था कि मैं भी कभी अच्छे सुखों में जीवन व्यतीत करती थी। मुझे भी किसी भी दुखियारे से, किसी भी परेशान आदमी से कोई मतलब न था। मैं सारा दिन घूमती रहती थी। सैर सपाटे में मेरे सारे दिन चले जाते थे। एकाएक एक दिन मैं बगीचे में खेल रही थी। मेरी कुछ सहेलियां भी थीं। तभी मैंने देखा एक सुंदर युवक अपने घर से चला आ रहा है। मुझे नहीं पता था कि वह युवक हमारे गांव के पड़ोसी गांव में ही रहता है, लेकिन मैं पहली ही बार में उसे अपना दिल दे बैठी। मैंने तुरंत अपनी 2 सहेलियों को भेजकर उसे बगीचे में बुलवा लिया। वह लड़का आया तो वह शर्मा रहा था। शायद उसने लड़कियों से कभी बात न की थी। उसे कुछ हिचकिचाहट और डर दोनों ही हो रहे थे, लेकिन फिर भी वह धीरे से बोला, कहिए, क्या बात है? हम आपके किस काम आ सकते हैं? मैंने जानबूझकर उसे बुलाने के लिए बाल्टी को कुएं के अंदर डाल दिया था, ताकि इस लड़के से बाल्टी निकलवाऊंगी। लड़के को पानी से बहुत डर लगता था, अतः वह किसी गहरी जगहों में झांकता तक न था। यह मुझे मालूम न था। वह भी मेरी सूरत देखकर मुझ पर मोहित सा हो गया था, लेकिन वह मारे डर के, या ये कहें कि मारे संकोच के, कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। उसने पूछा, विनम्र स्वर से बोला, बताइए, हम आपकी कैसे मदद करें? तभी हमने उससे प्यार से कहा, हमारी बाल्टी कुएं में गिर गई है, कृपया उसे निकाल दें। मैं सकुचाते हुए उस पल को याद कर रही हूं। उस लड़के ने कहा था, मुझे पानी से बहुत ही ज्यादा डर लगता है, अतः मैं आपकी बाल्टी नहीं निकाल सकूंगा, और कोई कार्य हो तो आप हमें जरूर बताएं, हम उसे जरूर पूरा कर देंगे। लेकिन मुझे तो जैसे एक जिद सवार हो गई थी। मैं तो उससे बाल्टी निकलवाना चाहती थी, क्योंकि मेरे पास और कोई काम नहीं था। मैंने कहा, तो फिर आप जा सकते हैं, क्योंकि मेरा काम तो यही है। वह लड़का कुएं के पास गया और एकाएक उसमें झांक कर देखा, फिर डरकर पीछे हट गया। हमारी दोनों सहेलियां जोर जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगीं। घोड़े जैसे हो गए हो, पानी से डरते हो। उस लड़के ने बहादुरी से कहा, मैं पानी से नहीं डरता। वह तो मैं यह देख रहा था कि सच में आपकी बाल्टी पानी में गिरी है या नहीं। अतः वह लड़का जल्दी से दौड़कर घर गया और वहां से एक कांटा ले आया। उसने धीरे धीरे कांटे को बाल्टी में फंसाया और उसे ऊपर निकाल लिया। जब वह बाल्टी ऊपर आ गई, वह लड़का जाकर पास में ही एक पेड़ के ठूंठ पर बैठ गया और वह जोर जोर से हाँफने लगा। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ नजर आ रही थी। तब मुझे यकीन हो गया कि वह पानी से बहुत डरता था। बाद में मुझे इसका पछतावा भी हुआ। उसका नाम और गांव भी मैंने पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं अपने नाम बताने से पहले आपका नाम जान सकता हूं? मैं मुस्कुराते हुए बोली, हां, क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले आपको अपना नाम बताना होगा। मां जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि हम दोनों की हालत उस समय कैसी थी। पहले तुम वाली हो गई थी,
तभी अचानक उस लड़के को हार माननी पड़ी, क्योंकि मेरी सहेलियां बोलने लगीं कि अब तो हम जा रही हैं, अब तुम तो अपना नाम बताने से रहे। लड़के ने जैसे उत्तेजित होकर कहा, क्या 2 मिनट और नहीं रुक सकती? क्या मैंने आपकी बाल्टी निकाली है तो क्या 2 मिनट बाद भी नहीं कर सकती? मैंने कहा, मेरे पास अभी समय बहुत कम है, हम जल्द ही आपसे बात करेंगे, यदि कभी मिले तो। लड़के ने कहा, अरे रुक जाओ जरा, मेरा नाम तो सुनती जाओ। रुद्रा नाम है मेरा। इतना सुनना ही था कि मैं खुशी से झूम उठी। दोनों सहेलियां भी हंसने लगीं और बोलीं, देखा दीदी, यह तो बताने से बाज आ रहा था, लेकिन मैंने कितनी बहादुरी और चतुराई से इसका नाम पूछ लिया। लड़का खिसिया कर बोला, यह तो गलत बात है, हम पहली बार मिले और आप दोनों ने पहली बार ही मुझे चीट किया है। फिर तीनों हंस पड़े। मेरे मन में अब बहुत ज्यादा उथल पुथल मच चुकी थी। मैंने भी हंसते हुए उससे कहा, मेरा नाम निर्मला है। पकानौसियो, ज्यादा मेरे आगे पीछे मत भटकना, क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत सख्त हैं। उनके नियमों का उल्लंघन वे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम तुम्हें जब बुलाया करेंगी तो तुम चले आना। मैं इन दोनों सहेलियों में से किसी ना किसी को भेज दूंगी, तुम चले आना। लड़के ने उन दोनों सहेलियों की तरफ प्यार भरी निगाहों से देखा और बोला, कहो जी, आप दोनों जा रही हो या नहीं? दोनों मुस्कुराकर सिर झुका लीं। लेकिन तभी लड़के ने कहा, अब तुम दोनों भी तो अपना नाम बताती जाओ। एक ने चंदा और दूसरी ने मोहिनी अपना नाम बताया। क्या निर्मला बूढ़ी को बहका रही है? क्या वह अपने मन में कोई नई कहानी रच रही है? या वह बूढ़ी को लूट ले जाएगी? या फिर यह उसके दिल की सच्चाई है? क्या उसका खोया हुआ मित्र रुद्र उसे मिलेगा? या फिर वह मर चुका है? या फिर वह किसी और का हो गया है? क्या रुद्र ने झूठा वादा किया था? जानने के लिए सुनिए, आखिर वो है कौन? भाग दो।